Dear friends, welcome back to my channel Easy Quality Learning with another video Cleaning Validation in हिंदी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लीनिंग वैलिडेशन कैसे करें, इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी होती है, क्या क्या गाइडलाइंस अवेलेबल है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं कंटेंट्स के ऊपर कि इस पर्टिकुलर वीडियो के कंटेंट्स क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी गाइडलाइंस, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन, पर्पज़ ऑफ क्लीनिंग, क्लीनिंग मेथड्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट एंड क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग प्रोसीजर्स, prerequisites of cleaning validation, acceptance criteria, sampling technique, execution of cleaning validation, routine operations after cleaning validation and revalidation. So ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेटरी गाइडलाइंस कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या क्या अवेलेबल है अगर हम क्लीनिंग वैलिडेशन करना चाहते हैं। तो PDA 29 जो है एक गाइडलाइन अवेलेबल है जिसका टाइटल है पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन। फिर उसके बाद WHO TRS 937 का Annex 4 Appendix 3, इसमें क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। US FDA की गाइडलाइन है गाइड टू इंस्पेक्शन ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस। HPFBI कनाडा की गाइडलाइन है क्लीनिंग वैलिडेशन गाइडलाइंस। और पिक्स की गाइडलाइन है जिसमें क्लीनिंग वैलिडेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे क्लीनिंग वैलिडेशन करना चाहिए, क्या क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह होने चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस अवेलेबल है जिसको हम रेफ़र कर सकते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन। सबसे पहले तो ये आता है कि भाई हम क्लीनिंग वैलिडेशन क्यों करें, क्या ऐसा क्या होता है जिसमें हमें क्लीनिंग वैलिडेशन करना चाहिए। तो इसमें प्रोडक्ट सेफ्टी है। प्रोडक्ट सेफ्टी किस तरह से है, अब आप ये समझिए कि मैं एक कैटेगरी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अगर मेरा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंटामिनेशन अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाता है तो प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को उस कंटामिनेशन से सेव करने के लिए हम क्लीनिंग वैलिडेशन करते हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट सेफ रहेगा तो मेरे पेशेंट की सेफ्टी अपने आप आएगी। थर्ड चीज़ है कि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने क्लीनिंग वैलिडेशन करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, हमें करना ही होगी और ये पार्ट ऑफ GMP है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स सारे प्लांट्स में जो है GMP फॉलो होती है। जहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हमें क्लीनिंग वैलिडेशन करना ही होगा। देन पर्पज़ ऑफ क्लीनिंग, ये सारी बुकिश डेफिनेशंस इस पर लिखी हुई है क्लीनिंग और क्लीनिंग वैलिडेशंस की। बेसिकली क्लीनिंग वैलिडेशन वो एक्टिविटी है जिसमें हमें ये साबित करना होता है कि जो भी मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर है XYZ, जो भी क्लीनिंग प्रोसीजर मैंने बनाया हुआ है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, और जिस चीज़ के लिए वो क्लीनिंग प्रोसीजर बनाया हुआ है वो क्लीनिंग प्रोसीजर जो है उस काम को कर रहा है। अब क्लीनिंग प्रोसीजर हम क्लीनिंग क्यों करते हैं, क्लीनिंग इसके लिए करते हैं नंबर 1 कि यानी जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उस प्रोडक्ट के जो रेसिड्यूज़ है वो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में ना जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट में अगर रेसिड्यूज़ हो गए तो क्या होगा, क्रॉस कंटामिनेशन होगा। क्रॉस कंटामिनेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। और क्रॉस कंटामिनेशन में क्या हो सकता है, क्रॉस कंटामिनेशन में ये हो सकता है कि मैंने पहले जो है वो क्लोनाजिपाम की टैबलेट बनाई है, उसके बाद में मेरे को मेटफॉर्मिन की टैबलेट बनानी है। क्लोनाजिपाम का अगर आप देखेंगे तो कि डोज जो है वो 0.25 mg का होता है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपका पार्ट अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट में चला गया तो वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा। ऐसा हो सकता है कि कोई शुगर का पेशेंट है और जो मैं डायबिटीज़ के लिए जो मैं पहले प्रोडक्ट A मैंने बनाया है वो मैंने डायबिटीज़ के लिए बनाया है, शुगर कम करने के लिए बनाया है। लेकिन हो सकता है कि अगला बंदा जो दूसरी चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहा है उसकी शुगर ऑलरेडी कम हो। अगर उस पर्टिकुलर मेडिसिन के अगर कोई भी फार्माकोलॉजिकल पार्ट अगर उसमें जाता है सो उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सो ये इस चीज़ की क्रिटिकलिटी को हमने साबित करने के लिए या हमने इस चीज़ को जो है वेरीफाई करने के लिए या प्रूव करने के लिए हमने क्लीनिंग वैलिडेशन करना होता है कि जो भी मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर है वो एडिक्वेटली काम कर रहा है और वो जिस पर्पज़ के लिए हम क्लीनिंग कर रहे हैं वो उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये
पर्टिकुलर स्टडी जो है इसी को क्लीनिंग वैलिडेशन बोलते हैं। अब इसकी आप डेफिनेशंस जो है आपको इंटरनेट में या स्क्रीन पे भी लिखी हुई है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली समझने वाली चीज़ यही है कि क्लीनिंग वैलिडेशन है क्या। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ क्लीनिंग। भाई क्लीनिंग से क्या करते हैं? टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट के ट्रेसेस रिमूव करते हैं, माइक्रोबियल पॉपुलेशन रिड्यूस करते हैं, जो क्लीनिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं उसके कोई ट्रेसेस नहीं होना चाहिए वो भी इंश्योर करते हैं, अगर कोई डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर अगर है तो वो भी रिमूव करते हैं, अगर कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का अगर काम होता है, कुछ ऑयल वगैरह के या इसके ट्रेसेस अगर इक्विपमेंट पे लग जाते हैं तो वो भी हमारे क्लीनिंग के टाइम पे उसमें से निकल जाते हैं। तो ये हमारा क्लीनिंग का पर्पस होता है। अब क्लीनिंग कितनी तरह की होती है, क्लीनिंग के मेथड्स क्या क्या है? क्लीन इन प्लेस क्या होता है कि जो भी हमारे हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे आरएमजी है या लिक्विड में मैन्युफैक्चरिंग टैंक्स होते हैं या इंजेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग टैंक्स होते हैं, तो ये सारे जो टैंक्स है ये हम दूसरी जगह पे ले जाके क्लीन नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसी जगह पे क्लीन होते हैं। उनकी साइकिल्स जो है वो इक्विपमेंट के साथ में डिज़ाइन होती है या अलग से हमारे पास में क्लीनिंग सिस्टम होता है जिसके से हम क्लीनिंग करते हैं, तो उसको हम क्लीन इन प्लेस बोलते हैं। क्लीन आउट ऑफ प्लेस, जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं या जैसे फिलिंग नोजल्स होती है, डाइज एंड पंचेस होते हैं या शूट्स होते हैं, आपके ब्लिस्टरिंग मशीन पे जो रोलर्स होते हैं जिसमें प्रोडक्ट कांटेक्ट में आता है, तो इनको हम निकाल के और क्लीनिंग एरिया में ले जाके अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद में इनको ड्राई करके और रीयूज़ कर सकते हैं, पैक करके रख सकते हैं। तो ये क्लीन आउट ऑफ प्लेस होता है। ऑटोमेटेड क्लीनिंग, जहाँ पे कोई भी क्लीनिंग जो है ऑटोमाइज्ड होती है, जिसमें हम क्लीनिंग साइकिल फीड कर सकते हैं कि भाई हमने एक बार क्लीनिंग साइकिल फीड कर दी कि 3 वॉशिंग जो है वाटर की रहेगी, फिर एक प्यूरिफाइड वाटर की रहेगी, फिर सोप की रहेगी, XYZ जो भी हमारा SOP के हिसाब से जो क्लीनिंग प्रोसीजर है वो हमने उसके अंदर फीड कर दिया, और फीड करने के बाद में जब हम उसको एग्जीक्यूट करते दैट इज़ ऑटोमेटेड क्लीनिंग। मैनुअल क्लीनिंग में कोई भी ऑटोमेटेड ऑपरेशन नहीं होता है, इसमें ये सारा जो है वो ऑपरेटर बेस्ड क्लीनिंग होती है कि जैसे हम ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि भाई तुम इस क्लीनिंग एक्टिविटी को जो है पहले आपको इससे रॉ वाटर से क्लीनिंग करनी है, रॉ वाटर से क्लीनिंग करने के बाद में सोप से क्लीनिंग करनी है, सोप से या टीपॉल से क्लीनिंग करनी है, टीपॉल से क्लीनिंग होने के बाद में देन फिर से रॉ वाटर से करनी है, 2 बार रॉ वाटर से करनी है, फिर एक बार प्यूरिफाइड वाटर से करनी है, फिर प्यूरिफाइड वाटर से करने के बाद ड्राई करना है, फिर रिंस वाटर देना है। तो जो भी हम उसको ट्रेन करते हैं ये मैनुअल क्लीनिंग का पार्ट होता है, जिसमें ऑपरेटर टू ऑपरेटर इसमें वेरिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये अगर ऑटोमेटेड क्लीनिंग का अगर ऑप्शन है तो मैनुअल क्लीनिंग प्रेफर नहीं करते। देन बैच टू बैच क्लीनिंग और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग। बैच टू बैच क्लीनिंग ये जब मेरे प्रोडक्ट की कैंपेन चलती है, कभी भी 5 प्रोडक्ट 5 बैचेस 6 बैचेस 7 बैचेस की कैंपेन है, तो जब कैंपेन चलती है तो कैंपेन के बीच में जब एक बैच से मैं दूसरे बैच पे जाता हूँ तो मैं लिमिटेड क्लीनिंग करता हूँ, पूरी कंप्लीट एग्जॉस्टिव क्लीनिंग नहीं होती है, तो बैच टू बैच क्लीनिंग होती है। और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग में जब मैं जैसे पैरास्टामोल की टैबलेट बना रहा हूँ, पैरास्टामोल की टैबलेट से फिर मेरे को मेटफॉर्मिन की टैबलेट बनानी है, तो इसके लिए जो मैं एग्जॉस्टिव क्लीनिंग करूँगा, जो वेट क्लीनिंग करूँगा, जो फिल्टर्स वगैरह क्लीन करूँगा, वॉश वाटर की भी एनालिसिस होगी, तो ये हमारा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग होती है। देन क्लीनिंग एजेंट्स। अब हमने क्लीनिंग एजेंट कौन से यूज़ करने चाहिए? क्लीनिंग एजेंट हमने वो यूज़ करने चाहिए, उसको उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्लीनिंग एजेंट हमने वो यूज़ करने चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो। पता चला हम लोगों को बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये क्लीनिंग एजेंट सबसे अच्छा है, बट उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। सो वो ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। क्लीनिंग एजेंट का कंपोजिशन जो है वो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज जो उसकी टॉक्सिसिटी टॉक्सिक तो नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, या प्रोडक्ट के ऊपर कुछ दूसरा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, या उसके हमने ट्रेसेस को भी अगर एनालिसिस करना है तो जब तक उसके अंदर कंटेंट क्या है वो अगर हम पते नहीं होंगे तो हम उसका एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। तो उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए। क्लीनिंग एजेंट शैल बी नॉन रिएक्टिव टू द MOC ऑफ द इक्विपमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला हमने क्लीनिंग एजेंट उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन बना के डाली, उसमें पता चला वो हमारी गास्केट और वो उसी को हार्म करे, तो वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए।
पता चला हम प्रोडक्ट की टॉक्सिसिटी तो ख़त्म कर दी हमने और क्लीनिंग एजेंट ऐसा यूज़ कर लिया जिसकी टॉक्सिक इम्पैक्ट जो है वो हमारे प्रोडक्ट में चले गए। सो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। और ये क्योंकि हमारी बहुत सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं, क्लीनिंग प्रोसीजर्स मोस्टली वाटर बेस्ड होते हैं, तो अगर वाटर बेस्ड क्लीनिंग एजेंट हो सो इट इज़ ईजी टू हैंडल और ईजी टू रिमूव ऑल्सो फ्रॉम इक्विपमेंट सरफेस। देन SOP फॉर क्लीनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जो भी हमारा क्लीनिंग वैलिडेशन है या क्लीनिंग वैलिडेशन की एक्टिविटी है, ये स्टार्ट यहीं से होती है कि भाई पहले हमने SOP बनानी है कि हमने क्लीनिंग कैसे करनी है, और SOP हमारी टू द पॉइंट प्रिसाइज होनी चाहिए। SOP में क्या नहीं होना चाहिए, अगर ऑटोमेटेड क्लीनिंग अगर हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है तो ऑटोमेटेड क्लीनिंग का ऑप्शन हमने इसमें रखना चाहिए। और हमारी क्लीनिंग प्रोसीजर जो है वो टू द पॉइंट स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसमें जो एक्टिविटी हमने करनी है वही पॉइंट वाइज लिखी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लीनिंग जो है पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। सो इसमें सारे पर्सन्स को अच्छा से ट्रेंड भी किया जाना चाहिए। और SOP में जैसे टर्म्स हम लिखते हैं कि भाई आपको क्लीन करना है, तब तक क्लीन करना है जब तक कि वो क्लीन नहीं हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें ये क्वांटिफाई होना चाहिए SOP में कि भाई मैंने रॉ वाटर की इतनी क्लीनिंग करनी है, प्यूरिफाइड वाटर की इतनी क्लीनिंग करनी है, सोप कंसंट्रेशन इतना डालना है, ये इतने टाइम क्लीनिंग करनी है। अगर कहीं मैं वाटर के प्रेशर्स और इसके अगर वो लिख सकता हूँ तो वो भी लिखना होगा। और लास्ट में मैंने कितनी क्वांटिटी से इसका रिंस वाटर लेना है या वो पार्ट लेना है, वो भी इसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि मैं आखिरी रिंस जो है वो कितने पानी से करूँगा। और क्लीनिंग एजेंट का कंपोजिशन पता होना चाहिए, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया। देन प्रीरिक्विजिट्स ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन। सो अगर मैंने क्लीनिंग वैलिडेशन करना है तो मेरे पास में क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए। क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल मेरे पास में होना चाहिए, क्लीनिंग का SOP होना चाहिए। देन वर्स्ट केस प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग शैल बी आइडेंटिफाइड। जो भी मेरा प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, जैसे मैं 25 प्रोडक्ट बना रहा हूँ या 50 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो 25-50 प्रोडक्ट में कौन सा मेरा वर्स्ट प्रोडक्ट है या कौन सा मेरा वर्स्ट केस है जिसको क्लीनिंग में मेरे को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, और उसको मैंने वर्स्ट केस क्यों वो किया है वो भी मेरे को क्लियर होना चाहिए। कॉमन इक्विपमेंट ट्रेल, जो भी यानी इक्विपमेंट्स सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, वो इक्विपमेंट की ट्रेल आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, और वो इक्विपमेंट ट्रेल में कौन सा एरिया कॉमन है वो भी आइडेंटिफाइड होना चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जो है वो हमें पहले से ही कैलकुलेटेड होना चाहिए, और उसके बेसिस पे टोटल सरफेस एरिया, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेटेड होना चाहिए। जितने भी लोग क्लीनिंग वैलिडेशन में इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे लोगों को क्लीनिंग वैलिडेशन के प्रोटोकॉल के सारे एस्पेक्ट्स जो है बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी एक भी डिपार्टमेंट का अगर एफर्ट जो है वो अगर कम हो जाता है, सो पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो ज़ीरो तक हो सकती है। सो सारे लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हमने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। देन मैको वैल्यू कैलकुलेशन के बाद में एनालिटिकल मेथड्स जो है वो हमारे पास में डेवलप्ड होने चाहिए। जब मैं क्लीनिंग वैलिडेशन एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास में एनालिटिकल मेथड रेडी होना चाहिए और वैलिडेटेड होना चाहिए। क्लीनिंग SOP की हमने पहले ही बात कर ली है। कंपोजिशन क्लीनिंग एजेंट का हमें पता होना चाहिए। टॉक्सिसिटी डाटा ऑफ APIs मैट्रिक्स ये हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, PD वैल्यूज़ होनी चाहिए। हार्ड टू क्लीन एरिया जितने भी है, जो इक्विपमेंट वाइज हार्ड टू क्लीन एरिया है, आइदर वो ब्लिस्टर मशीन में है या कंप्रेशन मशीन में है या क्लीन हमारे मैन्युफैक्चरिंग टैंक में है, RMG में है, तो अलग अलग डोसेज फॉर्म में, क्योंकि जो भी हम इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं हमें उसकी बनावट का आइडिया होता है, तो हमें पता होता है कि कौन सा इक्विपमेंट जो है वो हार्ड टू क्लीन है। वो हमने स्टडी करके और पहले से ही आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए कि ये हार्ड टू क्लीन सर्फेसेज है और इनकी हमें सैम्पलिंग लेनी होगी।
स्मॉलेस्ट बैच साइज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, बिकॉज ये मैको कैलकुलेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉलेस्ट थेरेपेटिक डोज एंड लार्जेस्ट थेरेपेटिक डोज, ये भी मैको कैलकुलेशन में यूज़ होता है। सो ये हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए क्लिनिक वैलिडेशन से पहले। देन वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन। वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो क्लीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं। सो जो भी एपीआई आपका वाटर में इंसॉल्युबल होगा वो आपका वर्स्ट केस होगा। वो वाटर से क्लीनिंग होने के लिए जो है वो आपको वर्स्ट केस होगा। और जिस मॉलिक्यूल का लोअर डोज है, जैसे अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास में दो एपीआई है, एक का 100 mg है, एक का 1 mg है। सो 1 mg वाला जो है वो आपको वर्स्ट केस होगा। मॉलिक्यूल्स विच आर मोर पोटेंट, जैसे पोटेंट मॉलिक्यूल आपके कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है या कोई ऐसा हम ड्रग बना रहे हैं जो कम क्वांटिटी में पोटेंट होता है, सो वो ड्रग आपको कंसिडर करना होगा। जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स है जिसकी पीडी वैल्यूज़ जो है वो कम है, वो आपको इसके लिए कंसिडर करनी होगी। अगर इन सारे केसेस में कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें बाकी सारे केसेस में इक्वल है, सो देन हमें उसके कलर पर डिसाइड करना पड़ेगा कि यानी अगर दोनों मॉलिक्यूल अगर एक वाइट है एक कलर्ड है, देन जो कलर्ड वन है उसे हमें वाइट पे अधिक कंसिडर करना पड़ेगा कि ये वर्स्ट केस हमारा होगा। ये एक वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन की एक टेबल है और इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि यानी हमने अगर वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन करनी है तो किस तरह से करनी है। अब आप देखिए जो 1 नंबर है इसमें डोज 50 mg है और ये सॉल्युबल है। सॉल्युबल है तो ये तो पहले ही कट गया। नीचे के 4 बाकी के जो है वो इनसॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल है लेकिन सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है कि डोज कम होनी चाहिए। तो इसमें जो सेकंड जो सीरियल नंबर पे आप देख रहे होंगे उसमें 400 mg का इसका डोज है। सो 400 mg तो लोअर डोज नहीं है, 400 mg तो हायर डोज है। सो सेकंड नंबर भी कैंसिल हो गया। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है ये इंसॉल्युबल भी है और इन तीनों का जो आपका डोज क्राइटेरिया है वो भी 0.5 mg है। स्मॉलेस्ट डेली डोज जो है वो 0.5 mg है। फिर ये दो ऊपर के वाइट है और नीचे वाला येलो है। सो जो कलर्ड ड्रग है वो क्लीनिंग के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी एज़ कंपेरेबल टू वाइट। सो अगर हम फिफ्थ नंबर अगर देखेंगे तो फिफ्थ नंबर जो है ये आपका ज़्यादा वर्स्ट केस है। क्यों? बिकॉज पहला ये इंसॉल्युबल है, इसका स्मॉलेस्ट डेली डोज में भी ये वर्स्ट केस है। अगर परमिसिबल डेली एक्सपोजर अगर हम देखेंगे तो इसका 25 है, 4 नंबर का भी 25 है। फिर अगला क्राइटेरिया अगर देखेंगे तो ये वाइट कलर का है, ये येलो कलर का है। सो वाइट कलर जो है वो क्लीनिंग में हार्ड नहीं होगा, येलो कलर्ड मटेरियल जो है वो क्लीनिंग में ज़्यादा हार्ड होंगे। तो इसके लिए हम फिफ्थ नंबर हमारा इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो है वो आपका वर्स्ट केस निकल के आएगा। तो इसी तरह से आपने अपने प्रोडक्ट्स पे भी ये इस तरह से टेबुलेशन करनी है और टेबुलेशन करने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि इसमें से वर्स्ट केस कौन सा है और फिर उसके आगे की सारी कैलकुलेशंस करनी है। देन आगे के 2 कॉलम्स में मैंने लार्जेस्ट डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट और मिनिमम बैच साइज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट्स इन केजी। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए लिखी है और आप लोगों को भी लिखनी चाहिए क्योंकि ये आपको जो मैको वैल्यू कैलकुलेशन के लिए जो इक्वेशंस आगे जो आपको आएंगे आगे की स्लाइड्स में, उसमें इन वैल्यूज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के ऊपर। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में फर्स्ट है विजुअली क्लीन। पहला तो ये है कि भाई जब भी हम उसको क्लीनिंग हो जाने के बाद में जब विजुअली देखते हैं अच्छी तरह से तो उसमें कोई भी रेसिड्यूज़ नहीं दिखने चाहिए। तो ये पहला क्राइटेरिया है जिसको हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड जो क्राइटेरिया है, नॉट मोर देन 10 ppm ऑफ वन प्रोडक्ट विल अपीयर इन अनदर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का 10 ppm जो है अगले प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए।
10 ppm, ppm बोला तो पार्ट पर मिलियन या mg पर लीटर और mg पर kg, सो 10 mg पर kg। सो इसी के हिसाब से इसकी आगे की जब हम कैलकुलेशन देखेंगे तो उस कैलकुलेशन में भी इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। No more than 0.1% of the normal therapeutic dose of one product will appear in maximum daily dose of subsequent product। यानी 0.1% जो है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है जिसकी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, उसका 0.1% जो है अगले वाले के लार्जेस्ट डेली डोज में नहीं जाना चाहिए। सो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जो अलग अलग गाइडलाइंस में दी हुई है। पिक्स में भी यही दिया है, आपके WHO में भी दिया है, ये सारी गाइडलाइंस में। HPFBI जो कनाडा की गाइडलाइंस है उसमें भी यही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया है, तो आप उसमें भी रिफ़र कर सकते हैं। देन मैको कैलकुलेशन, पहला मैको कैलकुलेशन है डोज क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो इसमें क्या हैगा, मिनिमम डेली डोज जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका इंटू सेफ्टी फैक्टर जो 0.001 होता है, और मिनिमम बैच साइज इन मिलीग्राम्स इंटू SBA दैट इज़ योर स्वैब एरिया, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरली हम इसको रखते हैं, या जितना हमने स्वैब किया वो यहाँ पे हो सकता है, डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट, यानी अगला जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका लार्जेस्ट डेली डोज क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अमाउंट। जो स्वैब हम कर रहे हैं वो कितने ml में हम डिप कर रहे हैं, 10 ml में, 15 ml में, 20 ml में, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। आप आगे इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं जो जिसमें मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया है। सो इस पर्टिकुलर केस में आपका मिनिमम डेली डोज जो है वो 100 mg है, सेफ्टी फैक्टर आपका 0.001 1/1000 ये टैबलेट के लिए किया है, तो 1/1000 टैबलेट के लिए होता है। अलग अलग डोसेज फॉर्म्स के लिए अलग अलग सेफ्टी फैक्टर्स दिए हुए हैं, और इंटू 50 लाख 50 इंटू 10⁻⁶ मिलीग्राम्स, ये 50 kg के मिलीग्राम में कन्वर्ट किया है, इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है आपका स्वैब एरिया है, डिवाइडेड बाय 800 आपका लार्जेस्ट डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट है, और 2,50,000 ये आपका सरफेस एरिया है, कॉमन सरफेस एरिया, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, और 10 ml में हमने उस आपको डिप किया है, सो ये 10 ml, तो हमारी जो लिमिट आ जाएगी 0.25 mg पर ml। नेक्स्ट क्राइटेरिया है 10 ppm का क्राइटेरिया, कि 10 ppm ऑफ करंट बैच शुड नॉट अपीयर इन नेक्स्ट। सो जैसा मैंने बताया था 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम होगा, सो 10 इंटू मिनिमम बैच साइज ऑफ नेक्स्ट इंटू स्वैब एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सो इससे हमारा ये एक्टिविटी निकल जाएगी, और सेम वैल्यूज़ हमने इसमें पुटअप की है, तो ये पुटअप करने के बाद में 0.2 mg पर स्क्वायर सेंटीमीटर 10 ppm से क्राइटेरिया निकल रहा है। देन थर्ड है टॉक्सिसिटी क्राइटेरिया, इसमें हम PD वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, परमिसिबल डेली एक्सपोजर। ये नोएल से भी PD निकाल सकते हैं। ये PD वैल्यू निकालने के लिए जो है हमें किसी प्रोफेशनल टॉक्सिकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना होता है, वो लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करके और आपके लिए पर्टिकुलर API के लिए देते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या फॉर्मूला होगा, PDE इंटू मिनिमम बैच साइज ऑफ नेक्स्ट इंटू स्वैब एरिया डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट डेली डोज। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 mg पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो अभी हमने तीनों क्राइटेरिया से ये कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करने के बाद में जो वर्स्ट केस में है, यानी जिसमें हमें सबसे कम लिमिट मिल रही है, वो लिमिट हमने इसमें कंसीडर करनी है आगे क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए। अब ये सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात आ गई। सैम्पलिंग टेक्निक्स में इसमें स्वैब के जो जिस तरह के स्वैब्स यूज़ होते हैं उनकी इमेज भी दी हुई है, और स्वैबिंग कैसे करनी है वो भी दिया हुआ है, कि पहले जो है हमने परपेंडिकुलर या पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से, ओवरलैपिंग स्ट्रोक से हमने स्वैबिंग करनी है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से करनी है, फिर परपेंडिकुलर स्ट्रोक से करनी है, और फिर
आगे अगर हम दूसरे स्वैप से अगर करते हैं तो उसमें डायगोनल करनी है। सो इसमें जो मैक्सिमम एरिया हम इस तरह से कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने स्वैबिंग इस तरह से करनी है। और दूसरी टेक्निक कौन सी है? दूसरी टेक्निक है आपके रिंस सैंपल की, कि हम रिंस सैंपल कैसे लेते हैं। रिंस सैंपल लेने के बाद में रिंस सैंपल उन चीज़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है जहाँ पे बड़े सरफेस एरिया कवर करने होते हैं। टैंक्स हो गए हैं या आपके आरएमजीज हो गए हैं, तो जहाँ पे आपके स्वैप की रीच नहीं होती है, तो उन एरियाज़ के लिए रिंस सैंपल्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इसमें रिंस सैंपल लेने में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि जो रिंस वाटर की क्वांटिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। अगर वो हमारी कम ज़्यादा होगी तो हमें रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज आपका जो कंटामिनेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशंस कम ज़्यादा होगी। देन एग्जीक्यूशन ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन, ये तो सारी चीज़ें हमने क्लीनिंग वैलिडेशन के बारे में जान ली कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल क्लीनिंग वैलिडेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें वन बाय वन क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रोटोकॉल बनाना है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने सारे लोगों को ट्रेन कर देना है। जो इक्विपमेंट ट्रेल है और उसके प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, वो सारी आइडेंटिफाई करके, और इक्विपमेंट प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरियाज जो है वो कैलकुलेट करके रखनी है। जितनी भी वर्स्ट केसेस है जो हम सैम्पलिंग लोकेशंस जिसमें हमें सैंपल कलेक्ट करने हैं, वो समराइज़ करके हमारे प्रोटोकॉल के अंदर आनी चाहिए। देन मैको वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेनी है दोनों तीनों इसके बेसिस पे, और फिर हमें एक्चुअल कौन सी मैको वैल्यू पे क्लीनिंग वैलिडेशन एग्जीक्यूट करनी है वो हमें पता होना चाहिए, और पूरी टीम को पता होना चाहिए। और स्ट्रिंजेंट मैको वैल्यू जो है उसको हमने कंसिडर करना है। मैको वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता। मैको वैल्यू एक बार कैलकुलेट होने के बाद में हमें वो वैल्यू जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में देनी होती है। क्वालिटी कंट्रोल पर्सन्स जो है या आपके R&D पर्सन्स जो भी है, वो उसके बेसिस पे वो क्लीनिंग मेथड डेवलप करेंगे, एनालिटिकल क्लीनिंग मेथड। तो एक बार एनालिटिकल क्लीनिंग मेथड डेवलप हो जाता है और वो वैलिडेट कर लेते हैं, और वो क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी एश्योरेंस को ये कम्युनिकेशन आ जाता है कि ये क्लीनिंग मेथड ये बन गया है और इसमें वैलिडेट भी हो गया है। देन हम क्लीनिंग वैलिडेशन एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। और स्वैब कौन सी लोकेशन से हमने स्वैब लेना है, किस लोकेशन से हमने, किस इक्विपमेंट से हमने रिंस सैंपल लेना है, ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हमने इस इक्विपमेंट या इस लोकेशन से स्वैब लेना है, इस इक्विपमेंट से हमने रिंस सैंपल लेना है, और ये मैट्रिक्स बन के आपका जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या सैम्पलिंग प्लान के फॉर्म में कंसर्न पर्सन के पास में भी होना चाहिए। देन जब भी हम क्लीनिंग वैलिडेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो 3 क्लीनिंग साइकिल्स हमें कंसिडर करनी होती है, 3 प्रोडक्ट चेंज ओवर्स जिसमें हम वर्स्ट केस बोल रहे हैं। जैसे अगर मेरा क्लोनाजिपाम का प्रोडक्ट अगर वर्स्ट केस निकलता है, या अल्प्राजोलम वर्स्ट केस निकलता है, या ग्लिमिप्राइड वर्स्ट केस निकलता है, सो ग्लिमिप्राइड टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये मेरे को 3 इंस्टेंसेस में करना है। और अगर मैं इसमें लॉन्गेस्ट अगर कोई साइकिल लेता हूँ, अगर लॉन्गेस्ट मेरी बैच कैंपेन जो होती है, जैसे अगर मेरे यह है कि ग्लिमिप्राइड की अगर मैं बैच कैंपेन अगर कंसीडर करता हूँ, और ग्लिमिप्राइड की मैं एक बार में एक मेरे एसओपी में ये लिखा है कि अगर मैं ग्लिमिप्राइड के बैचेस बनाता हूँ तो मैं 1 कैंपेन में बिफोर गोइंग फॉर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग मैं 5 बैच बना सकता हूँ या 7 बैच बना सकता हूँ। तो 7 बैच बनाने के बाद में जो चेंज ओवर होगा वो वर्स्ट केस होगा, सो हमें उस तरह के चेंज ओवर्स को इसके लिए कंसिडर करना होता है। उसके बाद में हमने हर स्टेज पे जिस एसओपी में जो क्लीनिंग प्रोसीजर लिखा है एग्जैक्टली उसी के हिसाब से हमने क्लीनिंग करनी होती है। क्लीनिंग करने के बाद में जो उसके सैंपल्स है, जो भी क्लीनिंग के सैंपल्स है, स्वैप सैंपल्स या हमारे रिंस सैंपल्स जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का क्योंकि मेथड पहले से ही वैलिडेटेड होता है, सो एज़ पर वैलिडेटेड मेथड वो लोग एनालाइज करके बताते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, और इफ़ वो रिजल्ट्स जो है हमारे जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं
तो इट मीन्स हमारा साइकिल जो है क्लीनिंग वैलिडेशन की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। उसके बाद में हमने इसकी रिपोर्ट कंपाइल करनी होती है। 3 चेंज ओवर्स हमने इसमें लेने होते हैं, यही हमने बताया। ये इस एक्टिविटी के अलावा जो अलग से एक पैरेलली इसकी एक्टिविटी चलती है वो क्लीन इक्विपमेंट होल्ड टाइम और डर्टी इक्विपमेंट होल्ड टाइम की, ये भी हमने करना होता है, लेकिन हम इसमें इसको नहीं कवर कर रहे हैं, ये हम अलग से फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। ये क्लीनिंग वैलिडेशन होने के बाद में हमें जो इसका स्टेटस मेंटेन करके रखना है या क्लीनिंग वैलिडेशन होने के बाद में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैंने इस स्लाइड में समराइज़ की है। द क्लीनिंग ऑफ ऑल द इक्विपमेंट शैल बी डन एज पर द SOP विच इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग वैलिडेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला क्लीनिंग वैलिडेशन करते टाइम पे तो हमने SOP जो है वो दूसरी रखी थी, उसके बाद में जो रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसमें क्लीनिंग का मेथड ही चेंज कर दिया। उससे हमारा क्लीनिंग वैलिडेशन का पर्पस जो है डिफिट हो जाएगा। जो SOP हमने क्लीनिंग वैलिडेशन के टाइम पे रखी थी, तो जब भी हमारा प्रोडक्ट चेंज हो रहेगा तो हमें सेम SOP ही फॉलो करनी चाहिए। ही क्लीनिंग वैलिडेशन जो है वो सार्थक होगा आपका। जो हमारा क्लीनिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे मैं 1% अगर बना रहा हूँ या 0.5% बना रहा हूँ या 2% बना रहा हूँ, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है जो मैंने क्लीनिंग वैलिडेशन में रखा है, सेम मुझे रूटीन में भी रखना है। और अगर मेरा कोई भी इक्विपमेंट अगर मेरी इक्विपमेंट रेल में आता है जो प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया में है, तो मुझे उसको रीइवैल्यूएट करना है कि ये मेरा इक्विपमेंट रेल में आने के बाद में मेरे को क्लीनिंग वैलिडेशन की फिर से रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और कोई भी ऑपरेटर, क्योंकि जहाँ पे मैनुअल क्लीनिंग्स वगैरह होती है या ऑपरेटर बेस्ड क्लीनिंग्स होती है, कोई भी ऑपरेटर अगर इस एरिया में अगर इंट्रोड्यूस होता है, उसको सबसे पहले अच्छी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए और 2 या 3 बार जो है वो पहले से जो ट्रेंड ऑपरेटर है उसके साथ में, उसके सुपरविजन में वो क्लीनिंग ऑपरेशंस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करे। उसके बाद ही उसको इंडिपेंडेंट क्लीनिंग के लिए हम एलोकेट कर सकते हैं। और विजुअल क्लीनिंग जो है वो हमेशा देखनी है हमने। जब भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग होती है तो विजुअल क्लीनिंग का जो क्राइटेरिया है वो हर इंस्टेंस पे हमने अप्लाई करना है, जो हम लाइन क्लियरेंस के टाइम पे भी करते हैं। रिवैलिडेशन, हमने क्लीनिंग का रिवैलिडेशन कब करना है? जब भी हमारे क्लीनिंग प्रोसीजर में कोई मेजर चेंज होता है जिससे हमारा क्लीनिंग का एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या अच्छे के लिए हो रहा है, तो फिर उसका इम्पैक्ट हम असेसमेंट करेंगे। अगर मेरे क्लीनिंग प्रोसीजर में कोई भी ऐसा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से मेरे क्लीनिंग प्रोसीजर पे इम्पैक्ट आ रहा है, मैं क्लीनिंग वैलिडेशन करूँगा उसमें। अगर कोई मेरा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लीनिंग मैट्रिक्स है या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसके हिसाब से और ज़्यादा वर्स्ट होगा, उस केस में मैं क्लीनिंग वैलिडेशन करूँगा। क्लीनिंग एजेंट के कॉन्सेंट्रेशंस में अगर चेंज होता है तो भी क्लीनिंग वैलिडेशन मुझे करना होगा। कोई भी ऐसा चेंज जिससे क्लीनिंग वैलिडेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है तो मुझे क्लीनिंग वैलिडेशन करना पड़ेगा। नाउ डॉक्यूमेंटेशन में मुझे क्या क्या करना है? एक तो प्रोटोकॉल रहेगा ही रहेगा जो इनिशियली बन गया, जो इसकी क्लीनिंग वैलिडेशन की ट्रेनिंग की अटेंडेंस शीट्स वगैरह ये रिपोर्ट के साथ में लगेगी। वर्स्ट केस सिलेक्शन वगैरह जो है, इसके जो भी टेबल्स बनेंगे आपके और जो कैलकुलेशंस होगी ये रिपोर्ट के साथ में लगेगी। टोटल सरफेस एरिया की कैलकुलेशन वो रिपोर्ट के साथ में लगेगी। जो हार्ड टू क्लीन सरफेस है उसके इमेजेस अगर क्लीनिंग वैलिडेशन के प्रोटोकॉल और रिपोर्ट के साथ में लग गए उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। देन क्लीनिंग वैलिडेशन के जो क्वालिटी कंट्रोल से मिले हुए रिजल्ट्स है वो सब में सारे के सारे इसके रिपोर्ट के साथ में एनेक्स होंगे। तो इस तरह से ये क्लीनिंग वैलिडेशन की फिर समरी रिपोर्ट्स बनेगी। इसी के साथ में हमारा एक क्लीनिंग वैलिडेशन का जो वीडियो सेशन था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको अगर इसमें कोई कमेंट है या फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, तो आप इसे और लोगों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इजी क्वालिटी लर्निंग को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के टॉपिक्स जो है आगे फ्यूचर में भी मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।